मंगल 10 सितंबर के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। Please welcome the Democratic nominee for President, Vice President of the United States of America, Kamala Harris. अमेरिका के सदारती इंतखाब की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं या कैमला हैरिस, और जानिए पीटीआई रहनुमाओं की पार्लियामेंट से गिरफ्तारी का मामला कहां तक पहुंचा। कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़े। मजीद ये कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ये क्यों कहना पड़ा कि मुझे मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल नहीं। बात पसंद नहीं आए तो कहते हैं चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया, चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकती है। और ये कि 9 बरस पहले पुरअसरार सर वाली चोटी पर से लापता होने वाले 3 पाकिस्तानी कोह पैमाओं की लाशें कैसे मिली, और ये भी कि वफाकी हुकूमत की नई पेंशन पॉलिसी का इतलाक किन सरकारी मुलाजमीन पर होगा, और जानिए जहन्नुम करार दी गई उस तारीख जेल के बारे में जहां कैदियों को सिर्फ मरने के लिए भेजा जाता है। और ये भी कि बैरून मुल्क मुकीम अफगान खवातीन ने तालिबान के नए अखलाकी कानून के खिलाफ कैसे एहतजाज किया है। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सैरबीन में, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका का अगला सदर मुंतखब करने के लिए अमरीकी वोटर्स रवां बरस 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में वोट देंगे। इब्तदाई तौर पर तो ये इंतखाब बिल्कुल वैसे ही होने थे जैसे माजी में होते आए हैं, ताहम लगभग 2 माह कबल सूरत हाल ने पलटा उस वक्त खाया जब सदर जो बाइडन ने अपना नाम वापस लेते हुए नायब सदर कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस इंतखाब का नतीजा डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सदर बनाएगा या अमेरिकी तारीख में पहली बार कोई खातून सदर बनेंगी। जैसे जैसे वोट डालने के दिन करीब आ रहे हैं, जीबीसी इंतखाबी मुहिम पर नजर रखे हुए है, और मंगल के सदारती मुबाहिसे जैसे बड़े वाकयात की तरह हम आपको बताते रहेंगे कि व्हाइट हाउस की दौड़ कहां तक पहुंची है। याद रहे कि सदर जो बाइडन के इंतखाबी दौड़ से दस्तबरदार होने के फैसले के रोज तक राय आमा के तमाम जायजों और पोल्स में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतरी हासिल किए हुए नजर आ रहे थे। जो बाइडन की दस्तबरदारी के बाद किए गए पोल्स में कहा गया है कि कैमला हैरिस के आने से भी नताइज में ज्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं होगी, लेकिन कैमला हैरिस के इंतखाबी मुहिम में उतरने के बाद सदारती दौड़ सख्त हो गई है और उन्होंने कौमी सतह के राय आमा के जायजे में अपने हरीफ के खिलाफ छोटी सी बरतरी भी हासिल कर ली है और इस बरतरी को बरकरार भी रखा हुआ है। शिकागो में अपनी पार्टी के 4 रोजा कन्वेंशन के दौरान कैमला हैरिस ने कामयाबी के 47% तक के इम्कान के हिंसे को टच किया है। 22 अगस्त को खत्म होने वाली इस कन्वेंशन में अपनी इख्तितामी तकरीर में उन्होंने तमाम अमरीकियों से आगे बढ़ने के एक नए रास्ते का वादा किया है। Please welcome the Democratic nominee for President, Vice President of the United States of America, Kamala Harris. They instilled in us the values they personified: community, faith, and the importance of treating others as you would want to be treated, with kindness, respect, and compassion. इस तकरीर के बाद से उनकी बरतरी में बहुत कम इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की औसत भी निस्बतन मुस्तहकम रही है और ये 44% के लगभग है। आज़ाद उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी की तौसीक के बाद में इसमें कोई खास इजाफा नजर नहीं आया। रॉबर्ट एफ कैनेडी ने 23 अगस्त को सदारती इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। अगरचे ये राय आमा के जायजे और पोल्स इस बात की जानिब इशारा हैं कि कौन सा सदारती उम्मीदवार मुल्क में कितना मकबूल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इंतखाबात के नताइज की पेश गोई करने का ये एक दुरुस्त तरीका हो।
हमास के ज़ेरे इंतज़ाम सिविल डिफेंस अथॉरिटी का कहना है कि जनूबी गजा में इंसानी बुनियादों पर महफूज करार दिए गए इलाके पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 40 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसके जहाज़ ने खान यूनस में हमास के जंगजुओं के एक ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया है और उसने सिविलियन अफराद को नुकसान से बचाने के लिए इक़दाम किए हैं। गजा में मुकामी अफराद का कहना है कि खान यूनस के मगरब में अल-मवासी में इंसानी बुनियादों पर महफूज करार दिए गए इलाके में उन खैमों पर हमला किया गया जहां नकल मकानी करने वाले अफराद रिहाइश पजीर थे। उनका कहना था कि इसराइली हमले के सबब इलाके में 7 मीटर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम सिविल डिफेंस अथॉरिटी के डायरेक्शन ऑपरेशन ने ZBC को बताया कि इसराइली हमलों में 40 अफराद हलाक और 60 से ज़ायद लोग जख्मी हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड मुकदमे की समाअत के बाद कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन आज ये दरवाजे बंद कर रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी जमात को हिदायत दी है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। कमरा अदालत में मौजूद साफ़ी रिजवान काजी के मुताबिक इमरान खान का ये भी कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, हालांकि हमारे काफिले जलसे में शिरकत के लिए निकल चुके थे। इमरान खान ने कहा कि 8 सितंबर के जलसे की तारीख भी इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, जिसके लिए NOC भी जारी किया गया था, मगर 8 सितंबर के जलसे में भी हमें धोखा दिया गया है। कमरा अदालत में मौजूद एक साफ़ी ने सवाल किया कि इसका मतलब ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे, जिस पर इमरान खान का कहना था कि मैंने बातचीत की इजाज़त दे रखी थी और आज़म सवाती उन्हीं का तो पैगाम लेकर आए थे। साबिक वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि आपकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से कौन बातचीत कर रहा था, जिस पर उनका कहना था कि हमारे 5-6 लोग उनसे बातचीत कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि जनरल याह्या खान ने भी अवामी लीग और मुजीबुर रहमान को इसी तरह धोखा दिया था जैसे हमें दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनरल याह्या एक तरफ मुजीबुर रहमान से बातचीत कर रहे थे तो दूसरी जानब उनके खिलाफ ऑपरेशन का प्लान बना रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन ने तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर घर वापस पहुंच गए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने ट्वीट में फैसल अमीन ने लिखा कि उनका अपने भाई से राब्ता हो गया है, जो अमने आमा पर तवील इजलास के बाद अब अपने सूबे में दाखिल हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने भी कहा है कि अली अमीन गंडापुर 6 घंटे राब्ते से बाहर रहने के बाद अब पेशावर पहुंच चुके हैं और इस हवाले से जल्द तफसीलात भी जारी कर दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तवील वक्त के लिए राब्ते में न रहने पर उनके और गिरफ्तारी के दावे और खदशात का इजहार किया था। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने कहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राब्ता ख़त्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चाय के कप पर मदऊ किया था। वाज़ेह रहे कि 8 सितंबर के जलसे में अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तानी फ़ौज पर सख्त तनकीद की थी। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। अगर तुमने फौज को ठीक ना किया तो हम फौज को भी हम ठीक करेंगे। ये हमारी फौज है, इसमें हमारे भाई हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने गुज़िश्ता रोज़ PTI के अरकान की मुबैना तौर पर पार्लियामेंट के इहाते से गिरफ्तारी के मामले पर कहा है कि पार्लिमान की बेतौकीरी कबूल नहीं, गिरफ्तार अरकान पार्लिमान को फौरी रिहा किया जाए। उनका कहना था कि मैं गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन आर्डर जारी करूंगा और मामले की इंक्वायरी भी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने IG इस्लामाबाद को इस वाक़े पर तलब करके उनकी सरजनिश भी की है। इससे कबल मंगल को कौमी असम्बली के इजलास के दौरान उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई करने का ऐलान करते हुए कहा था कि कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए, हमें गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े को संजीदा लेना होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसा इक़दाम करने वालों के खिलाफ FIR भी कटवाऊंगा। कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की,
फेंस की, कैबिनेट के गेट की, इसकी अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें हैं। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। याद रहे गुज़िश्ता रोज पीटीआई के अरकान असम्बली को इस्लामाबाद पुलिस ने मुबैना तौर पर पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया था। वाज़ेह रहे कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अहाते से किसी भी रुकन को स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पीटीआई का दावा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और MNA शेर अफजल मुरव्वत की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट के काबीना डिवीजन वाले अकबी दरवाजे से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम और जैन कुरैशी को गिरफ्तार किया, जबकि आमिर डोगर, उवैस अहमद, अहमद चट्ठा, शाह अहद, नसीम अली शाह और यूसुफ खान को भी हिरासत में लिया है। जबकि पीटीआई के वजीरिस्तान से रुकने कौमी असम्बली जुबैर खान को भी पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। नीदरलैंड की एक अदालत ने पाकिस्तानी सियासी व मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के सरबराह साद हुसैन रिजवी और जमात से जुदा होने वाले धड़े तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के रहनुमा मोहम्मद अशरफ जलाली को अपने पैरोकारों को डुट सियासतदान वाइल्डर्स के कत्ल पर उकसाने पर गायबाना सजाएं सुना दी हैं। खबर रिसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस AP के मुताबिक नीदरलैंड की अदालत ने मोहम्मद अशरफ जलाली को वाइल्डर्स के कत्ल पर लोगों को उकसाने की कोशिश पर 14 बरस कैद की सजा सुनाई, जबकि TLP के सरबराह साद हुसैन रिजवी को भी ऐसे ही इल्जामात पर 4 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। इस्तगासा ने TLP के सरबराह साद हुसैन रिजवी के लिए 6 साल कैद की सजा का मुतालबा किया था। ताहम अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बयानात दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आते और उन्हें 4 बरस कैद की सजा सुना दी। वाज़ेह रहे कि अपने क़याम के बाद TLP 2 आम इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी है और मुल्क की एक बड़ी मजहबी जमात बनकर सामने आई है। गैलप के इंतखाबी तजज़िये के मुताबिक सन 2018 के आम इंतखाबात में TLP ने तकरीबन 22 लाख जबकि 2024 के इंतखाबात में तकरीबन 28 लाख वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि एक मीटिंग के दौरान वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा था कि हुकूमत तमाम अदालतों के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रही है, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ नए अदालती साल की शुरुआत के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि इस मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह और अटर्नी जनरल भी मौजूद थे। दौरान गुफ्तगू एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने पर मुत्तफ़िक हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। वजीर कानून ने कहा था कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, मगर मैंने कहा बाकियों की एक्सटेंशन कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कल जिंदा रहूँगा या नहीं। इससे कबल नए अदालती साल की शुरुआत के मौके पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना था कि माजी में लोग कहते थे कि बेंच की तश्कील से पता चल जाता था कि फैसला क्या होगा, लेकिन आज मुझे भी नहीं पता होता कि मेरे दाएं बाएं वाले जजेस क्या फैसला देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में हर जुमेरात को चीफ जस्टिस को काज लिस्ट मंजूरी के लिए भेजी जाती थी, लेकिन अब काज लिस्ट रजिस्ट्रार साहिबा खुद ही बनाती हैं। बात पसंद नहीं आए तो कहते हैं चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकती, अब कमेटी लगाती है। और अगर और शफाफियत के लिए हमने कमेटी जो फैसले करती है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट पे वेबसाइट पे आप उनको पढ़ सकते हैं। सामीन, इस खबर का आगाज 3 पाकिस्तानी दोस्तों की एक ऐसी पहाड़ी चोटी सर करने की जुस्तजू से होता है जिसे कोह पैमाओं की तंजीमों के रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक कोई सर नहीं कर सका, और इसका इख्तिताम 9 बरस बाद उन 3 कोह पैमाओं दोस्तों की मैयतों की इसी चोटी से वापसी पर हुआ। जी, ये वादी नीलम में जो है वो 20,755 फीट बुलंद है सर वाली पीक, जो कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के संगम पर वाक़या है। और 9 साल कबल यहाँ पर इस पीक को सर करने की कोशिश करने के दौरान जो है 3 को पैमा लापता हो गए थे और बर्फानी तूफान के अंदर जो है वो
ये लापता हो गए थे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रिहायशी 3 दोस्त इमरान जुनेदी, उस्मान तारिक और खुरम राजपूत 6326 मीटर बुलंद सर वाली चोटी को सर करने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में 31 अगस्त और 1 सितंबर 2015 की दरमियानी रात लापता हो गए थे। गुज़िश्ता हफ्ते लगभग 9 साल बाद पाकिस्तानी कोह पैमाओं की एक टोली इन दोस्तों की लाशें उसी पहाड़ पर ढूंढने में कामयाब हो गई है। यकीनन ये एक हैरानकुन बात है कि दुनिया में केटू और नांगा पर्वत जैसी खतरनाक चोटियों समेत 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियां हैं जिन्हें सैकड़ों मर्तबा सर किया जा चुका है, लेकिन सर वाली चोटी ताहाल सर नहीं हो सकी। और पाकिस्तान की कोह पहमा कम्युनिटी में इस चोटी की पुरअसरारियत के बारे में आज भी बहुत सी कहानियां मौजूद हैं। शायद इसी बात ने इन 3 दोस्तों को बर्फ से ढकी इस चोटी को सर करने की जस्तजू में मुब्तला किया होगा और इसी जस्तजू में वो अगस्त 2015 में इस मुहिम पर निकल पड़े। फिर इन 3 कोह पैमाओं के साथ वो हादिसा पेश आया जिसके बाद वो 9 बरस तक लापता रहे। इस वाक़े को कोह पहमाई की तारीख के पुरअसरार वाक़यात में से एक समझा जाता है। ZBC ने इन 3 कोह पैमाओं के अहल खाना से बात की तो पता चला कि वो तीनों ना सिर्फ कोह पैमा थे बल्कि रॉक क्लाइंबर भी थे, जबकि इमरान जुनेदी ने रॉक क्लाइंबिंग में कौमी अवार्ड भी जीत रखा था। इन तीनों दोस्तों के सर वाली चोटी पर लापता होने से मुताल्लिक कहानियां सुनने के बाद ही सुबह पंजाब के शहर रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले कोह पैमा इमरान आरिफ ने अपने साथियों अदनान सुल्तान, अल्ताफ अहमद और मोहम्मद रफीक के साथ मिलकर तहैया किया कि वो इस मुहिम का हल निकालेंगे और सन 2015 में चोटी पर लापता होने वाले दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इमरान आरिफ और उनके साथी अपनी पहली कोशिश में तो नाकाम हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते वो तीनों कोह पैमाओं की लाशों को चोटी से नीचे लाने में कामयाब हो गए, जिसके बाद उनकी तदफीन इस्लामाबाद में कर दी गई है। इमरान आरिफ कहते हैं कि सर वाली चोटी हमारे सामने थी। हमें उस चोटी के करीब पहुंचकर समझ में आया कि क्यों इसको अभी तक सर नहीं किया जा सका। असल में सर वाली नांगा पर्वत के करीब वाक़े है और इसके 2 रास्ते हैं, एक कश्मीर से और दूसरा नांगा पर्वत से है। इस वजह से इस पर नांगा पर्वत का मौसम बहुत असर करता है। कुछ पता नहीं चलता कि किस वक्त मौसम ख़राब हो जाए। उनका कहना था कि दूसरा ये कि इसकी चोटी में भी बिल्कुल K2 की तरह इंतहाई खतरनाक बोटलनेक है। यहाँ पर ऐसे बर्फ जमी है जिस पर बड़ी आसानी से फिसलन होती है, कोई भी बड़ी आसानी से फिसल सकता है। इमरान आरिफ कहते हैं इसके साथ ऊपर से लैंड स्लाइडिंग भी होती है और बड़े बड़े बर्फानी तोदे गिरते रहते हैं। हमारी राय ये है कि मुमकिन तौर पर इन तीनों कोह पैमाओं पर भी कोई बर्फानी तोदा आन गिरा होगा। वो तीनों कोह पैमा जिस रूट से इसको सर करना चाहते थे, हमारे ख्याल में वो एक लंबा और मुश्किल रूट है, जबकि हमने अपने 2 तजर्बों से एक मुख्तसर और आसान रूट तलाश कर लिया है। हमने लाशें तलाश करने का काम तो कर लिया है, मगर सर वाली को अभी तक सर नहीं किया गया। मुमकिन तौर पर हम इसको आने वाले साल में सर करने की कोशिश करेंगे। वस्ती अफ्रीका की रियासत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हाल ही में कुछ कैदियों के जेल से फरार होने की नाकाम कोशिश के दौरान 129 कैदी मारे गए हैं। जेल काटना यूं तो किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता, ताहम DR कांगो की इस जेल को कैदी जहन्नुम से तशबीह देते हैं। जेल से फरार की कोशिश के दौरान होने वाली मुठभेड़ में जिंदा बच जाने वाले 4 कैदियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की है और इस जेल के हौलनाक हालात के बारे में मालूमात फराम की है। उन्होंने बताया कि जिस दिन जेल तोड़ने के मंसूबे पर अमल किया गया, उस दिन 36 घंटे पहले से जेल में ना ही साफ पानी था ना ही बिजली थी। कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो कैदी जेल तोड़कर बाहर भागे थे, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इंसानी हुकूक के ग्रुप इस जेल में मौजूद कैदियों को दरपेश मुश्किल तरीन हालात के बारे में अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं। ताहम इस वाक़े के बाद वहाँ के हालात एक बार फिर मौजूए बहस हैं। कैदियों के फरार के दौरान इस बड़े पैमाने पर हलाकतों का वाक़या रवां माह 2 सितंबर की रात पेश आया था। कांगो के वज़ीर दाखिला शुबानी ने अपने बयान में कहा है कि जेल से एक बड़ी तादाद में कैदियों ने भागने की कोशिश की थी। उनके फरार की कोशिश नाकाम बनाने के लिए फायरिंग की गई, जिसमें 129 कैदी हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक 24 कैदियों की हलाकत गोली लगने से हुई, जबकि फरार होने की कोशिश करने वाले दीगर कैदियों में भगदड़ मिची और तंग जगह में कुचले जाने से उनका दम घुट गया। ये जेल DR कांगो के दारुल हुकूमत कंसाशा में वाक़ है। यहाँ 1500 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, ताहम बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ गुंजाइश से
10 गुना ज्यादा कैदी मौजूद हैं। वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ प्रोजेक्ट के मुताबिक कांगो की जेल दुनिया में सबसे ज्यादा गुंजान आबाद जेलों में 6 नंबर पर है। मकाला जेल के हालात के बारे में जीबीसी ने साबिक कैदी और साफी बुजा कीरा से बात की, जिन्होंने बताया कि कांगो की ये सबसे बड़ी जेल वाकई जहन्नुम है। याद रहे कि हुकाम ने साफी बुजा कीरा को एक मजमून लिखने की वजह से जेल भेजा था। इस मजमून में बुजा कीरा ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुल्क के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की हलाकत के पीछे फौज का हाथ है। What we are doing is looking at the extent to which we can drastically reduce the overcrowding, enabling us to completely refurbish the prison, while at the same time building another prison. बुजा कैरा ने मकाला जेल में 6 माह सजा काटी है। उन्होंने बताया कि मकाला जेल नहीं है बल्कि एक हिरासती मरकज है जहां कैदियों को मरने के लिए भेजा जाता है। यहां कैदियों में छोटे जराइम के लिए सजा काटने वालों से लेकर सियासी कैदी, कातिल और संगीन जराइम का इर्तिकाब करने वाले मुजरिमान मौजूद हैं, जबकि कैदियों की एक बड़ी तादाद मुल्जिमान पर भी मुश्तमिल है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक यहाँ कैदियों के बढ़ते हुजूम समेत खाने के नाकिस मयार और पीने के साफ पानी की कमी के संगीन मसाइल हैं। साफी बुजा कीरा ने बताया कि मकाला जेल के हालात गैर मामूली हैं। यहाँ लगे पानी के पंप खुश्क रहते हैं, ना किसी को पता होता है कि बिजली कब आएगी। कैदियों को कई रातें अंधेरे में गुजारनी पड़ती हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ कैदियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जेल में कैदियों को गुंजाइश से इस कदर ज्यादा भर दिया गया है कि माहौल को साफ सुथरा रखना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। गुज़िश्ता महीने कराची के इलाके कारसाज में एक ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद को गाड़ी से कुचलने वाली मुलजिमा नताशा की नशे की हालत में गाड़ी चलाने से मुतल्लक केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। नताशा की दरखास्त पर पीर को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और जमानत की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। ख्याल रहे नताशा ने 19 अगस्त को तेज रफ्तार गाड़ी से इमरान आरिफ नामी शहरी और उनकी बेटी को कुचल दिया था। ताहम हलाक होने वालों के वरसा ने उन्हें माफ कर दिया था, जिसके बाद अदालत ने कत्ल बिल सबब के मुकदमे में उन्हें जमानत दे दी थी। 31 अगस्त को मुलजमा नताशा दानिश पर रियासत की मुद्दत में मनशियात इस्तेमाल करने का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। FIR के मुताबिक हादसे के वक्त मुलजिमा मेथाम्फेटामाइन आइस के नशे की हालत में थी। पीर को अदालत की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि मुलजिमा के वकील इम्तनाए मनशियात एक्ट के सेक्शन 11 से मुतल्लक अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। बांग्लादेश में 5 अगस्त को अवामी बगावत के नतीजे में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद से मुख्तलिफ सियासी जमातों, तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने रियासती इस्लाहात का मुतालबा किया है। ऐसे में सबसे पहले वो आइन में तरमीम का मशवरा दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इस वक्त आइन को असर नो तहरीर किए बगैर रियासती इस्लाहात मुमकिन नहीं। तज्जियाकार शेख हसीना वाजिद के 15 साला दौरे हुकूमत को रियासती इस्लाहात की एक मिसाल के तौर पर बयान करते हैं। एप्पल मसनूआत की खरीदारी में कमी के दौरान दुनिया की इस बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी पर यह दबाव था कि वो ऐसा क्या पेश करें कि जिससे आईफोन की फरोख्त में तेजी लाई जा सके। शायद इसी सोच के पेश नज़र गुज़िश्ता रात आईफोन 16 के साथ साथ एप्पल वॉच सीरीज 10, आईपॉड 4, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 और एयरपॉड मैक्स भी लॉन्च किए गए हैं। दुनिया भर में अपनी मखसूस टेक्नोलॉजी के लिए मारूफ एप्पल के आईफोन 16 में हैंड सेट के बाहर कैमरा बटन दिया गया है, जो इस बात की जानिब इशारा है कि इसने अपने स्मार्टफोन के अंदर जदीद तरीन मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया है। एप्पल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने तकरीबी रोनवाई से खिताब करते हुए कहा कि वो आईफोन को एप्पल इंटेलिजेंस और इसकी बेहतरीन सलाहियतों के साथ नए डिजाइन में मुतारिफ करा रहे हैं। I have a very positive and optimistic view of AI. I think we will bring AI to everyone. We're only gated by your imagination. It's different in the... टिम कुक ने कहा कि जून में हमने एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च किया था। हमारा ताकतवर नया जाती इंटेलिजेंस निज़ाम बहुत मानों में मुख्तलिफ है। ताहम इस ज़िमन में एप्पल को दूसरी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों से मुकाबले का सामना भी है, जो पहले ही अपनी मसनूआत में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि गूगल और सैमसंग जैसी कंपनियां फोल्डिंग, फ्लिपिंग और यहां तक कि 3 बार मोड़े जाने वाले फ़ोन्स भी मार्केट में मुतारिफ करवा रही हैं। एप्पल का कहना है कि उनके मसनूई ज़हानत की मदद से टेक्स्ट, तस्वीर और वीडियोज़ में सपोर्ट दस्तयाब होगी, जिसके बाइस एप्पल मसनूआत की पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा।
अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम 13 सितंबर तक न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया में दारुल-हुकूमत दिल्ली के करीब वाक़ ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैच खेल रही है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम गुज़िश्ता बहुत अरसे से अपने मुल्क में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रही है। इन्हीं सिक्योरिटी खदशात के बाइस सन 2015 में दिल्ली और अफगानिस्तान के दरमियान एक याददाश्त पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया में ही तरबियत हासिल करेगी और दीगर ममालिक के साथ मैचेस भी वहीं खेलेगी। इंडिया को अपना मुस्तकिल मस्कन बनाने से कबल अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर शारजा में प्रैक्टिस कर रही थी और मैचेस भी खेल रही थी। ताहम अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान इस ज़िमन में होने वाले मुआहदे के बाद ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड बना, लेकिन ये उनका मुस्तकिल होम ग्राउंड नहीं है। याद रहे कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान की क्रिकेट में एक अहम किरदार रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के पहले कोच साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर कबीर खान थे, जिनके बाद इंज़मामुल हक ने भी अफगान क्रिकेट टीम की कोचिंग की और उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीती थी। ताहम ये सब कुछ होने के बाद 31 मई 2017 को पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट ताल्लुकात हमेशा के लिए बदल गए। उस दिन अफगानिस्तान में एक धमाका हुआ जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया गया था और इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान रवाबत ख़त्म हो गए, जिसका असर क्रिकेट पर भी हुआ। मगर आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि अफगान क्रिकेट टीम पाकिस्तान के बाद शारजा को भी छोड़कर इंडिया के ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बनाना चाहती है। अफगानिस्तान अपना हिस्टोरिकल टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा नोएडा में, इंडिया में अपने दूसरे घर में खेलेगा। तो हुआ ये कि अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमत उल्लाह शाहिदी की जानिब से हाल ही में एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को अब बाकायदा तौर पर इंडिया में एक मुस्तकिल होम ग्राउंड की ज़रूरत है। शाहिदी ने न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच से एक रोज़ कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर आप देखें तो इंडिया हमारा घर है और अगर हम एक जगह पर ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा मौसर और फ़ायदा मंद होगा कि हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकेंगे। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.